विज्ञान का एक मशहूर कथन है, सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। नमस्कार और स्वागत है। आज तारीख है शनिवार 13 सितंबर 2025। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख की परतों को खोलने वाले हैं। ये लेख भारत के शुरुआती सालों के एक बड़े वैचारिक चुनाव पर सवाल उठाता है। शीर्षक है समाजवाद, कल्पना की विफलता और विकल्प की आवश्यकता। नमस्कार। हाँ, ये विषय जैसा इस लेख में से पेश किया गया है वो यकीनन यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, भारतीय राजनीति मतलब जीएस पेपर 2, फिर आधुनिक इतिहास और खासकर स्वतंत्रता के बाद का जो आर्थिक विकास है जीएस पेपर 3, उसके मॉडल्स को समझने के लिए ये एक अलग नज़रिया देता है। और सामान्य श्रोताओं के लिए? उनके लिए भी ये जानना दिलचस्प होगा कि भाई देश के शुरुआती नीतिगत फैसले कैसे लिए गए और उन पर किस तरह की अलग अलग राय आलोचनाएं मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी इस क्या कहें गहन चर्चा का मकसद यही है कि इस स्रोत यानी इस लेख में जो मुख्य तर्क दिए गए उनको ठीक से समझें। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लेखक के मुताबिक आज़ादी के बाद भारत ने समाजवादी रास्ता क्यों चुना, इसके पीछे जो कल्पना की विफलता वाली बात है उसका क्या रोल था और इसके नतीजे क्या रहे, कम से कम लेखक के अनुसार। सही कहा। और हम स्रोत में जो आलोचनाएं हैं और जो विकल्प बताए गए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। संक्षेप में कहूं तो ये लेख आज़ादी के बाद भारत ने जो समाजवादी नीतियां अपनाई, खासकर नेहरू जी के नेतृत्व में जो सोवियत मॉडल से प्रेरित थीं, उनकी आलोचना करता है। लेखक का मुख्य तर्क यही है कि भाई दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने में, उनकी कल्पना करने में जो विफलता रही और एक तरह की जिसे वो गुलाम मानसिकता कहते हैं, उसने देश की तरक्की के रास्ते में शायद कुछ बाधाएं खड़ी की। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के कह सकते हैं केंद्र में है, कल्पना की विफलता। लेखक इसे समझाने के लिए कुछ दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं। एक तो वो हेमिंग्वे की कहानी का जिक्र है। हाँ, वो स्पेनिश गृह युद्ध वाली। एक बूढ़ा आदमी है जिसे शहर छोड़ना पड़ रहा है, दुश्मन फौज आ रही है, मगर उसकी मेन चिंता लड़ाई नहीं है बल्कि पीछे छूट रही उसकी पालतू बिल्ली है। हम्म। तो लेखक कहते हैं कि ये दिखाता है कि हम अक्सर दूसरों की जो अंदर की दुनिया है, उनकी भावनाएं, उनका नजरिया, उसे समझने में या यूं कहें कि उसकी कल्पना करने में कैसे चूक जाते हैं। और वो पति पत्नी वाला उदाहरण भी है जो साथ लेटे हुए भी बिल्कुल अलग अलग सोच रहे होते हैं। तो लेखक इस कल्पना की विफलता को आजादी के बाद वाले भारत से कैसे जोड़ते हैं? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात है? नहीं, लेखक इसे ज्यादा बड़े सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। उनका तर्क है कि कई भारतीय उस वक्त ये सोच ही नहीं पा रहे थे, कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई अंग्रेजी राज के बिना देश चलेगा कैसे। कुछ लोग तो अपने निजी फायदे के लिए अंग्रेजों के सहयोगी भी बन गए थे, क्योंकि उनमें आजादी का वो जज्बा या भविष्य की कोई और तस्वीर शायद उतनी साफ नहीं थी। अच्छा। ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो एक तरह से जीवन की सच्चाई बन जाती है। उसे बदलना या उससे अलग कुछ सोचना वो अकल्पनीय सा लगता है। तो ये सिर्फ अंग्रेजों के जाने की बात नहीं थी, बल्कि भविष्य में कौन सा रास्ता चुने ये भी तय करने की बात थी। बिल्कुल। लेखक के अनुसार यही कल्पना की विफलता आजादी के बाद नीति निर्माण में भी दिखाई दी। समाजवादी मॉडल, खासकर सोवियत संघ वाला, वो इतना प्रभावी लगा कि उसके अलावा दूसरे विकास के रास्ते सोचना या उन पर गंभीरता से विचार करना वो मुश्किल हो गया। मतलब जो चल रहा है उससे हटकर सोचना, विकल्प ढूंढना, इसी में कहीं ना कहीं विफलता थी, ऐसा लेखक का मानना है। ये दिलचस्प है कि कैसे इसे एक मनोवैज्ञानिक स्तर से जोड़कर राजनीतिक चुनाव तक लाया गया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये समाजवादी या साम्यवादी प्रचार इतना आकर्षक क्यों बन गया, खासकर बुद्धिजीवियों और नेताओं के लिए, जैसा कि लेख कहता है। लेख इसके कई कारण बताता है। एक तो ये कि समाजवादी प्रचार अक्सर एक आदर्श, एक मुकम्मल भविष्य की तस्वीर पेश करता है, जहां गरीबी नहीं होगी, पूरी बराबरी होगी, हर इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकेगा। ये तस्वीर इतनी लुभावनी और कह सकते हैं कंप्लीट होती है कि ये सोचने या कल्पना करने के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं, एक रेडीमेड समाधान जैसा लगता है। मतलब फिर उसमें सवाल जवाब या आलोचना की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, लेखक इसी की तरफ इशारा करते हैं। वो इसे नए बाइबल या कुरान की तरह पेश किए जाने की बात करते हैं, जो सवाल उठाने की हमारी क्षमता को कहीं ना कहीं कुंद कर देता है।
दूसरा कारण है मानवतावाद की अपील। इसे अक्सर समाज के जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिन्हें अंडरडॉग कहा जाता है, उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता बताकर पेश किया जाता है। तो ये नैतिक रूप से भी बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन क्या विकल्पों के अभाव में ही इसे स्वीकार कर लिया गया? लेख में डॉक्टर A.N. व्हाइटहेड का भी जिक्र है। हाँ, व्हाइटहेड के हवाले से लेखक कहते हैं कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का सबसे जरूरी काम ही यही है कि वो विकल्पों को सामने रखे, ताकि हमारा दिमाग किसी एक हठधर्मिता, किसी एक डॉगमा का, चाहे वो नया हो या पुराना, उसका गुलाम ना बन जाए। किसी चीज की आलोचना करने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसके विकल्प क्या हो सकते हैं। अगर आप विकल्प सोचेंगे ही नहीं, तो जो विचार सामने है वही एकमात्र सच लगने लगता है। तो इस पृष्ठभूमि में आजादी के ठीक बाद भारत ने क्या ठोस कदम उठाए? नेहरू जी की भूमिका पर स्रोत कैसे रोशनी डालता है? देखिए, स्रोत साफ तौर पर कहता है कि नेहरू जी समाजवाद के प्रति बहुत गहराई से समर्पित थे और सोवियत मॉडल से काफी प्रभावित भी थे। और ये सिर्फ एक विचार नहीं था, इसे फौरन नीति में बदला गया। आज़ादी मिलते ही और पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होने से भी पहले 1949 में ही संसद ने औद्योगिक नीति संकल्प पारित कर दिया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1949, इसने क्या तय किया था? इसने बेसिकली समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसके तहत अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स, मतलब वो अहम क्षेत्र जो पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं, जैसे भारी उद्योग, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन, बीमा, खदानें, स्टील वगैरह, इनको या तो पूरी तरह सरकारी कंट्रोल या राष्ट्रीयकरण में लाया गया, या उन पर सख्त सरकारी नियंत्रण और मैनेजमेंट लागू किया गया। लेखक का मानना है कि नेहरू जी की कल्पना पूरी तरह से सोवियत रूस के पैटर्न पर आधारित एक सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी से प्रभावित थी। और लेखक का तर्क यह है कि इस रास्ते को चुनते समय दूसरे विकल्पों पर ठीक से विचार नहीं हुआ, ना लीडरशिप के लेवल पर, ना आम जनता के लेवल पर। यही लेखक का सेंट्रल पॉइंट है। वो कहते हैं कि विकल्पों की कल्पना करने या उन्हें जोरदार तरीके से सामने रखने में दूसरे नेता और यहाँ तक कि जनता भी वो विफल रही। और यहीं पर लेखक प्रोफेसर बावर का जिक्र करते हैं। प्रोफेसर बावर, वो कौन थे और उन्होंने क्या कहा? प्रोफेसर बावर अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने उस समय की भारतीय योजनाओं और नीतियों का अध्ययन किया और फिर ये टिप्पणी की कि भाई ऐसा लगता है कि भारत सरकार आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने से ज्यादा समाजवाद का जो सैद्धांतिक ढांचा है उसे लागू करने में दिलचस्पी रखती है। उनका मानना था कि अगर प्राइवेट सेक्टर पर इतने कड़े नियंत्रण और नियम न लगाए गए होते तो भारत का आर्थिक विकास कहीं ज्यादा तेज और विविध हो सकता था। अच्छा, यानी एक बाहरी विशेषज्ञ को वो दूसरे रास्ते दिख रहे थे जिन्हें देश की नीतियां शायद अनदेखा कर रही थीं या दबा रही थीं। बिल्कुल। और लेखक इसे सिर्फ एक पॉलिसी की चूक नहीं मानते, बल्कि इसे एक गुलाम मानसिकता के तौर पर भी देखते हैं। मतलब यूरोपीय, खासकर सोवियत मॉडल को भारतीय परिस्थितियों की जो पेचीदगियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन पर गहराई से सोचे बिना लगभग कॉपी पेस्ट कर लेना। एक और गंभीर आलोचना जो लेख में उठाई गई है वो ये है कि इन नीतियों का कभी तर्कसंगत और अनुभवात्मक, मतलब रैशनल और एक्सपीरियंशियल रीइवैल्यूएशन नहीं हुआ। मतलब योजनाएं बनती गईं, लागू होती गईं, लेकिन उनके असली असर, कीमतों पर क्या असर हुआ, टैक्स पर क्या असर हुआ, उत्पादन कितना बढ़ा या घटा, आय का पुनर्वितरण हुआ या नहीं, राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन, इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया ही नहीं गया। ये तो गंभीर बात है। नीतियों के असर का मूल्यांकन तो बहुत जरूरी है। चलिए अब एक खास उदाहरण पर आते हैं जिसे लेख में काफी विस्तार से उठाया गया है, भूमि सुधार। इसे एक केस स्टडी की तरह पेश किया गया है। हाँ, भूमि सुधारों पर लेखक की आलोचना काफी तीखी है। उनका कहना है कि भारत में जो भूमि सुधार अपनाए गए वो काफी हद तक रूसी और चीनी पैटर्न से प्रेरित थे। इसमें मुख्य बातें क्या थीं? सहकारी खेती को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत जोत की अधिकतम सीमा यानी सीलिंग तय करना और जमींदारों या बड़े भूस्वामियों से जमीन लेकर उसे भूमिहीनों में बांटना। और इसके लिए जो मुआवजा दिया गया वो अक्सर नाम मात्र का ही था। लेखक इसे सलामी रणनीति कहते हैं। इसका क्या मतलब है? सलामी रणनीति का मतलब होता है किसी ग्रुप को धीरे धीरे टुकड़ों में बांटकर कमजोर करना। लेखक का तर्क है कि भूमि सुधारों के नाम पर पूरे किसान समुदाय को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया,
भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान, जमींदार, और फिर एक एक करके उनके अधिकारों को निशाना बनाया गया। शुरुआत जमींदारी उन्मूलन 1948 से हुई, जिसमें कहा गया है कि मुआवजा बहुत ही कम था। तो क्या ये सब लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श से हुआ? लेखक का आरोप है कि ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो सत्ताधारी नेतृत्व था, उसने आज़ादी से पहले ही इस बारे में अपना मन बना लिया था और सत्ता में आते ही बिना किसी व्यापक पब्लिक डिबेट या विशेषज्ञों से गहन विचार विमर्श किए इस इम्पोर्टेड मॉडल को लागू करने की जल्दी दिखाई। इसे वो लोकतंत्र नहीं, तानाशाही वाला रवैया कहते हैं। मतलब लोगों का भला तो करना है, लेकिन उनकी मर्जी या सहमति जाने बिना। और ये भी एक पॉइंट उठाया गया है कि आम जनता इन नीतियों की बारीकियों को समझ ही नहीं पाई। हाँ, लेखक कहते हैं कि न तो 1948 की औद्योगिक नीति घोषणा और न ही पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्टें, जो काफी हद तक रूसी और चीनी योजनाओं की नकल थीं, वो आम लोगों तक पहुंची या उनकी समझ में आई। और शायद इसी वजह से किसानों और उनके नेताओं की तरफ से शुरुआत में कोई संगठित विरोध भी देखने को नहीं मिला। पहला किसान फेडरेशन तो 1958 में जाकर बना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नागपुर प्रस्ताव आया और फिर स्वतंत्र पार्टी बनी। तब जाकर इन भूमि सुधारों की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी। लेकिन क्या भारत में कोई रचनात्मक मॉडल पेश नहीं किया गया? लेखक इसी बात पर निराशा जाहिर करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय कृषि नेताओं ने डेनमार्क, जर्मनी या स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे लोकतांत्रिक देशों में जो रचनात्मक भूमि सुधार हुए थे, उन पर आधारित कोई वैकल्पिक मॉडल पेश नहीं किया। उनमें इस तरह की, क्या कहें, रचनात्मक कल्पना और उसे लागू करने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, उसकी कमी दिखी। और 17वें संशोधन का जिक्र क्यों अहम है? 17वां संशोधन, जो उस समय प्रस्तावित था, वो इसलिए अहम था क्योंकि वो जमींदारी उन्मूलन वाली रणनीति को रैयतवाड़ी व्यवस्था वाली जमीनों पर भी लागू करने की कोशिश थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो किसान सीधे सरकार को लगान देते थे। हाँ, और जमीन पर उनका मालिकाना हक ज़्यादा साफ था। इस संशोधन से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, वो और कमजोर होता, जो पहले ही भूमि सुधार कानूनों की वजह से दबाव में था। लेखक इसे संपत्ति के अधिकार और लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा मानते हैं। ये तो काफी विस्तृत आलोचना हुई भूमि सुधारों की। तो क्या इस पूरे समाजवादी नजरिए का, चाहे वो उद्योग में हो या कृषि में, कोई विरोध या कोई विकल्प उस समय उभर कर सामने आया? हाँ, देर से ही सही, लेकिन विकल्प सामने आने लगे। लेख में मुख्य रूप से दो का जिक्र है। पहला, 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का बनना नहीं था, बल्कि इसे बुद्धिजीवियों और पॉलिसी बनाने वालों के बीच एक संकेत के तौर पर देखा गया कि भाई, नेहरूवादी समाजवाद का एक सुसंगत वैकल्पिक नजरिया मुमकिन भी है और जरूरी भी। ये पार्टी ज्यादातर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करती थी। और दूसरा उदाहरण? दूसरा उदाहरण है श्री M.R. मसानी और श्री A.D. श्रॉफ जैसे लोगों की कोशिशों से बना लिबर्टेरियन सोशल इंस्टीट्यूट का काम। इस संस्थान ने मार्क्सवाद और साम्यवादी कार्यक्रमों का स्वतंत्र और आलोचनात्मक विश्लेषण करने का बीड़ा उठाया। इसने उस समय के भारतीय सरकारी नीतियों की भी मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त समाज के सिद्धांतों के आधार पर कड़ी आलोचना पेश की। लेख बताता है कि उनकी बॉम्बे और बैंगलोर में लाइब्रेरी थी और वे इंडियन लिबर्टेरियन नाम की एक पत्रिका भी निकालते थे, जो वैकल्पिक विचारों को फैलाने का एक मंच बनी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस लेख का केंद्रीय संदेश क्या निकलता है? मूल रूप से लेखक का तर्क ये है कि आज़ादी के बाद भारत का समाजवाद की तरफ झुकना सिर्फ एक वैचारिक पसंद नहीं थी, बल्कि ये काफ़ी हद तक विकल्पों की कल्पना करने और उन पर गंभीरता से विचार करने में विफलता, यानी कल्पना की विफलता का नतीजा था। ये विफलता सोवियत मॉडल के आकर्षण और एक हद तक गुलाम मानसिकता, मतलब बिना सोचे समझे बाहरी मॉडल अपनाने की प्रवृत्ति से मिलकर बनी, ऐसा लेखक का मानना है। और इस नजरिए के परिणाम क्या हुए लेखक के अनुसार? लेखक के विश्लेषण के हिसाब से इस कल्पना की विफलता ने ऐसी नीतियां बनाई जिन्होंने आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा किया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खासकर आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित किया और संपत्ति के अधिकारों को कमजोर किया। औद्योगिक नीति संकल्प के तहत जो राष्ट्रीयकरण हुआ और भूमि सुधारों के तहत जो नीतियां अपनाई गईं,
ये दोनों इसी के उदाहरण के तौर पर पेश किए गए हैं। मतलब नियंत्रण और एक खास मॉडल के प्रति आग्रह ने दूसरे संभावित रास्तों को बंद कर दिया। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस चर्चा से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? कई बातें हैं। पहली, नीति निर्माण में क्रिटिकल थिंकिंग का महत्व। किसी भी विचार या मॉडल को अपनाने से पहले उसके फायदे नुकसान, उसके विकल्प क्या हैं और हमारी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वो कितना सही है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। दूसरी बात, अलग अलग विचारधाराओं जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, गांधीवाद का भारतीय नीति निर्माण पर क्या असर पड़ा, इसे समझना। तीसरी, ऐतिहासिक फैसलों का ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ और क्या कुछ और हो सकता था। ये सारे स्किल्स यूपीएससी परीक्षा के लिए, खासकर मेंस के एसे और जीएस पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सामान्य श्रोताओं के लिए भी ये समझना जरूरी है कि आज हम जहां हैं वहां तक पहुंचने में अतीत के किन वैचारिक और नीतिगत चुनावों का हाथ रहा है। बिल्कुल, इतिहास का विश्लेषण सिर्फ कोई एकेडमिक कसरत नहीं है। ये हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है। ये जानना कि विकल्पों पर विचार न करने के क्या नतीजे हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेखक कल्पना की विफलता की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर स्वतंत्रता के समय भारत ने समाजवादी रास्ते के बजाय कोई और मार्ग चुना होता, शायद गांधीवादी अर्थशास्त्र पर आधारित, या शायद अपनी प्राचीन परंपराओं और स्थानीय जरूरतों से प्रेरित कोई अनूठा मॉडल, या फिर सोवियत मॉडल से हटकर दूसरे सफल वैश्विक उदाहरणों जैसे जर्मनी, जापान या स्कैंडिनेवियाई देशों से सीखते हुए कोई रास्ता बनाया होता, तो क्या आज भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर काफी अलग होती? वो वैकल्पिक भारत कैसा दिखता? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास पहले से तय नहीं होता, उसमें हमेशा विकल्पों की गुंजाइश होती है और उन विकल्पों के नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। यदि आपको ये गहन चर्चा उपयोगी लगी और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या समसामयिक मुद्दों की गहरी समझ चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में इस विषय पर कोई प्रश्न है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहन पड़ताल के साथ।